फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बस्ती में रहने वालों को क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर जाने से रोकने के लिए टेम्पररी फॉरेस्ट वॉचर के रूप में अपॉइंट कर लिया। कॉलोनी के रेसिडेंट्स को नौकरी की अपॉर्चुनिटीज का मिलना तो बिल्कुल उनकी लाइफलाइन के मिलने जैसा था। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत ने कहा कि अगर वो लोग पूरे महीने काम करते हैं तो उन्हें 18,000 रुपए से 19,000 रुपए की पेमेंट की जाती है। बाकी लोगों को उनके द्वारा काम किए गए घंटों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ऑफिसर्स ने कहा कि कोई और फॉरेस्ट रेंज मरयूर में दी गई वेजेस यानी मजदूरी के बराबर नहीं हो सकती है। पलापेट्टी कॉलोनी में 64 परिवारों के 40 लोग जंगल के चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं। वन नथुरा फॉरेस्ट स्टेशन के पास चंदन के पेड़ों की रखवाली करने वाले कई फॉरेस्ट वॉचर कॉलोनी के रेसिडेंट हैं। उन्होंने चंदन के पेड़ों पर पूरा फोकस रहने के लिए आसपास के सारे एरियाज में शेड्स बना लिए हैं। शेड के साथ उन्होंने खाना पकाने के लिए भी ज़रूरी सामान को अरेंज कर लिया ताकि वहां लंबे समय तक ठहर कर स्मगलर्स पर नजर रख सके। उनमें से हर शेड में 2 आदमी होते हैं। वो एक ऐसे एरिया के लिए जिम्मेदार है जिसमें लगभग 200 चंदन के पेड़ हैं। वो लोग रात भर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ताकि कोई भी कीमती पेड़ों को न छुए और अगर छुए भी तो उसे वो आसानी से पकड़ पाए। चंदन के पेड़ों को प्रोटेक्ट करने में फॉरेस्ट वॉचर्स यानी चौकीदार कभी छुट्टी भी नहीं ले पाते। यहाँ तक कि बरसात की रातों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को काम करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वन नथुरा से पालापेट्टी तक जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। उनके पास केवल उनका डंडा एक हथियार के रूप में होता है, जबकि वहां उन्हें बंदूकों वाले स्मगलर्स के सामने खड़ा होना पड़ता है। मरयूर के ऑफिसर्स को भी बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है। उन्हें जंगल की आग के साथ साथ और किसी भी तरह की क्राइसिस सिचुएशंस को संभालना होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक सिचुएशन को संभालते ही है कि इतने में दूसरी सिचुएशन उनके सामने खड़ी हो जाती है। पलापेट्टी कॉलोनी के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा बिल्डिंग है जहां 5 ऑफिसर्स एक साथ आसपास की रखवाली करते हैं। फॉरेस्ट स्टेशन में 5 ऑफिसर्स का एक बैच है, लगातार 1 वीक तक काम करते हैं। फिर 1 वीक के बाद अगले बैच के आने पर उन्हें राहत मिलती है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स खराब मोबाइल फोन कवरेज के साथ पूरे वीक जंगल में फंसे रहते हैं। यहाँ तक कि परमानेंट ऑफिसर्स भी हमले के डर से फायर आर्म्स नहीं रखते। ऑफिसर्स सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और साहस के बल पर ही वहां अपनी ड्यूटी करते हैं और इस बार उनके एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस वेस्ट नहीं गए। साल 2005 में 2000 से ज़्यादा पेड़ों को खोने वाले एरिया से पिछले साल सिर्फ 13 चंदन की चोरी के मामले सामने आए। हालांकि वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें सेटिस्फैक्शन फील करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स की तरफ से किसी भी तरह की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए स्मगलर्स अपनी नज़र गड़ा के बैठे हैं। ऑफिसर्स के काम करने के लिए मरयूर शायद ही कोई पसंदीदा जगह है। भले ही इस मुश्किलों से भरे इलाके में असाइनमेंट 10% अलाउंस के साथ आता है। हालांकि फील्ड ऑफिसर्स एक साल बाद अपना ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कम ऑफिसर्स मरयूर में अपने आने का ऑप्शन चुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी भर्ती किए जाते हैं। हालांकि वो लोग इडुक्की के रहने वाले हैं। उनमें से कुछ ने तो कभी भी मरयूर में काम नहीं किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मरयूर में अपनी मर्जी से काम करने वाले यंग ऑफिसर्स की कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। मेल के साथ साथ इस वर्कफोर्स में फीमेल ऑफिसर्स भी शामिल होती है। जुलाई के बीच में 108 एम्बुलेंस सर्विस को एक अजीबोगरीब कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को एक इलीगल लकड़हारा जो चंदन की लकड़ियां स्मगलर्स के लिए काटता है बताया। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें छुपाने का काम करने वाले उस दिन चंदन के पेड़ों को चुराने के लिए मरयूर जंगल में गए थे। एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसने बताया कि उसके एक साथी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे जल्दी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इस एक कॉल ने मरयूर में कई चंदन की चोरी में से एक का पर्दाफाश करने में मदद की। कॉल को समुद्र तल से 50,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूर के रिमोट एरिया चंद्रमंगलम में ट्रेस किया गया। वो एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ जीप ही जा सकती है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स को उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनका सही लोकेशन पर पहुंचना और उस आदमी को बचाना इम्पॉसिबल हो रहा है। पुलिस ने उसी नंबर पर कॉल बैक किया और उसकी लैंग्वेज से पुलिस ने महसूस किया कि जिस व्यक्ति के साथ जंगल के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है वो तमिलनाडु का रहने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो नंबर स्विच ऑफ आने लगा।
पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर उस आदमी की तलाश करने के लिए जंगल के अंदर गए, लेकिन हाथियों के झुंड के रास्ते में आने पर उनकी टीम को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम अगले दिन फिर से जंगल में लौटी और पूरे दिन जंगल में तलाशी करने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी की जेब से मिले एक नोट की जांच करने के बाद पता चला कि वह तमिलनाडु के तिरुपत्तुर में रहने वाला सतीश था, जिसकी उम्र 35 ईयर्स की थी और उसकी मौत का कारण चोरी के चंदन के लट्टे ले जाते समय उसके 300 फुट गहरी खाई में गिर जाना बताया जा रहा है। और जब वो नीचे गिरा तो उसके साथ ही चंदन के लट्ठों के साथ वहां से गायब होने के लिए पहले उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस को फोन कर दिया। हालांकि बाकी के लोग कभी नहीं मिले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जानकारी है कि कुंडक्कड़ के पास पल्लम से 2 पेड़ चुराने वाली गैंग में कम से कम 4 लोग थे। सालों से ट्रेस करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स स्मगलर्स के तौर तरीकों को अच्छे से समझ गए हैं। तमिलनाडु के गैंग हमेशा चंदन के पेड़ चुराने के बाद बॉर्डर पर वापस आ जाते हैं। इनका चोरी करने का पैटर्न इतने सालों के बाद भी वैसा ही बना हुआ है। पेड़ों की कटाई में शामिल गैंग लकड़ी के साथ कभी भी बॉर्डर पार नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम दूसरे ग्रुप्स का होता है। केरल के जंगलों में जाने वाले ज्यादातर लकड़हारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर पैसा लेने वाले होते हैं। फिर भी ये अपने काम में स्किल्ड हैं। ये लोग केरल को पार करने के बाद कई दिनों तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चाल देखते रहते हैं और मौका मिलते ही उनमें से कुछ चुपचाप जंगलों में घुस जाते हैं, जहां बहुत सारे चंदन के पेड़ उगते हैं। वो पेड़ों को चुराने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं और मौका मिलते ही ये लोग जितने स्टॉक की डिमांड इन्हें दी जाती है उसके हिसाब से पेड़ों की कटाई करते हैं। और अगर कभी सही मौके का इंतजार बढ़ जाता है और सप्लाई खत्म हो जाता है तो उन्हें बस्तियों से चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी बस्ती से कोई फूड आइटम या बर्तन चोरी होने की रिपोर्ट मिलती है तो फॉरेस्ट गार्ड्स इसे तमिलनाडु के स्मगलर्स की प्रेजेंस के एक श्योर साइन के रूप में ले लेते हैं। स्मगलर्स के पीछे और भी क्लूज मिले हैं। कुछ पेड़ इतने छुपे हुए हैं कि उनके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों ही स्मगलर्स को बता सकते हैं। चोरी के एक इंसिडेंट के बाद मरायूर के फॉरेस्ट वॉचर्स में से एक ने खुद को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निशाने पर पाया। उस चौकीदार की वीडियोस देखने की लत ने उसका पर्दाफाश कर दिया। वो फोन पर अश्लील वीडियो देखना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसे कहाँ से ढूंढा जाए। और उसका एक फ्रेंड था जिसने उसके फ़ोन पर ऐसे वीडियो कॉपी करने में उसकी मदद की। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस दोस्त से वॉचर के फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड लगवा दिया और जब वो और वीडियो के लिए लौटा तो उस दोस्त ने रिकॉर्ड किए गए कॉल रिकवर किए और उन्हें ऑफिसर्स को सौंप दिया। ज़्यादातर फ़ोन कॉल वॉचर और स्मगलर्स के बीच हुई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के वक्त उसने खुद की सैंडलवुड स्मगलिंग में इन्वॉल्वमेंट से सीधा मना कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ सामना किए जाने पर उसका झूठ ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया। इन्वेस्टिगेशन में स्मगलर्स से डीप कनेक्शन रखने वाले 3 फॉरेस्ट वॉचर्स का पर्दाफाश हो गया, जिनमें से एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स का वफादार भी था। तो कैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी फंसते हैं सैंडलवुड की स्मगलिंग के जाल में, इसके बारे में हमें पता चलेगा और हमें देखने को मिलेगा पुष्पा 2 में। तो आप हमें बताइए कि आप पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।